नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका करंट अफ़ेयर खास सेशन में, जिसमें हम बात करते हैं करंट अफ़ेयर की, साथ ही साथ करते हैं उनका एनालिसिस। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रमुख करंट अफ़ेयर को। आज के करंट अफ़ेयर शुरू करने से पहले आपसे एक टॉपिक आपको समझा देता हूँ कि आपने सुना होगा कुछ देश क्या हैं डेवलपिंग हैं, कुछ लोग डेवलप्ड हैं, कुछ लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। मतलब कुछ तो क्या देश हैं, अगर आप हिंदी में इनको करेंगे अनुवाद, कुछ देश हैं विकसित, ठीक है? और डेवलप्ड मतलब कुछ देश क्या हैं विकासशील, मतलब क्या है, विकास की व्यवस्था में आगे आकर वो किसमें शामिल हो जाएँगे, विकसित श्रेणी में आ जाएँगे। और कुछ दो देश क्या हैं जो अभी अल्पविकसित हैं, मतलब क्या हुआ है उनका सही से अभी विकास हुआ नहीं है। आगे चल के किसमें शामिल हो जाएँगे, वो स्टार्ट चले जाएँगे विकासशील में भी और फिर एंड में वो विकसित हो जाएँगे, ठीक है? तो अभी बात क्या है कि आपको बता दें जो ये कैटेगरी की जाती है कि डेवलपिंग, डेवलप्ड और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ की, ये डब्ल्यूटीओ के द्वारा अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, विश्व व्यापार संगठन, सभी इसके मेंबर कंट्री हैं, उनको वो खुद कहता है कि आप खुद ही अपने आप को क्लासिफ़ाई कर लीजिए, कि आप डेवलप्ड हैं, डेवलपिंग हैं या फिर आप लीस्ट डेवलप्ड हैं, ठीक है? तो इसके अंदर क्या होता है कि जो इसके अलावा जो बाहर के मेंबर हैं, इसमें मेंबर शामिल नहीं है, वो क्या करते हैं, वो इस इनके डिसीज़न को क्या करते हैं, चैलेंज कर सकते हैं क्लासिफ़िकेशन को कि वो डेवलपिंग है, डेवलप्ड है, क्या नहीं है। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आपने अपने आप को क्या कर रखा है, आप हैं डेवलप्ड, दिखा दिया आपने लीस्ट डेवलप्ड तो क्या होगा, आपको लीस्ट डेवलप्ड के अंतर्गत जो फ़ायदा दिए जा रहे हैं, यूनाइटेड नेशन के द्वारा वो फ़ायदा मिलने लगेगा। तो कहीं न कहीं लोग इसकी आलोचना करते हैं, देश आलोचना करते हैं। तो जैसे यही टॉपिक है, तो इस चीज़ को समझ लीजिएगा। डेवलपिंग के उदाहरण देखें तो इंडिया है, चाइना है, सॉरी, ये इधर डेवलप्ड मतलब विकसित तो है, विकसित रसिया है, ब्राज़ील है। अगर डेवलप्ड की बात की जाए, जो विकसित हो चुके हैं, वो कौन-कौन से हैं? यूएसए, यूरोप, जापान, कनाडा और लीस्ट डेवलप देखा जाए तो अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान ये वगैरह है, ठीक है? तो आइए फिर शुरू करते हैं आज के प्रमुख करंट अफ़ेयर को, क्या-क्या जो आज हम पढ़ने वाले हैं या जो समझने वाले हैं। कृष्णा नदी जल विवाद मामले की सुनवाई हेतु जो अपना सुप्रीम कोर्ट है, उसके जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस ए.एस. बोपन्ना हैं, इनकी एक खंडपीठ बनाई गई थी। उन्होंने अब इन दोनों की इस टाइम चर्चा में क्यों है? क्योंकि डी.वाई. चंद्रचूड़ और ए.एस. बोपन्ना की खंडपीठ वो होती है जिसमें कितने जज शामिल हों। 2 जजेस अगर शामिल होते हैं तो उनको खंडपीठ बोला जाता है। तो इन्होंने क्या किया है, इन दोनों ने क्या एक उदाहरण बनाते हुए क्या बोला है कि वो उक्त मामले से यानी कृष्णा नदी जल विवाद से खुद को अलग कर ले लेंगे, क्योंकि उनका ये मानना है कि दोनों मूल रूप से क्या है, महाराष्ट्र और कर्नाटक के निवासी हैं और क्योंकि ये मामला भी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का है, इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि उनका कोई उसमें आरोप-प्रत्यारोप हो, तो इसलिए उन्होंने खुद को अलग कर लिया है। तो देखेंगे आज कृष्णा नदी जल विवाद के बारे में। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री जो अमरिंदर सिंह हैं, जिन्होंने अभी क्या किया था, कांग्रेस से रिज़ाइन दे दिया था और रिज़ाइन देकर उन्होंने नई पार्टी बनाई, पंजाब लोक कांग्रेस। इसके द्वारा निर्वाचन आयोग ने इनको हॉकी स्टिक और बॉल पार्टी चिन्ह दे दिया है। तो आज देखेंगे कि जो निर्वाचन आयोग होता है, वो कैसे अपने चिन्ह बाँटता है निर्वाचन के, ठीक है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चीन का एक विकासशील के रूप में जो अपने आप को दर्जा दिया गया है, चाइना ने अपने आप को क्या बोल रखा है कि वो विकासशील देश है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, कुछ उनके जो सदस्य देश हैं, उनको आपत्ति है। क्योंकि इसको विकासशील के अंदर रखने से चाइना को कहीं न कहीं क्या हुआ है, आरक्षित लाभ प्राप्त करने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, अन्य दर्जा वाले देश हैं, उनको चिंताएँ व्यक्त की गई हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे। वित्त मंत्रालय के प्राप्त जो आंकड़े हैं, उनके अनुसार प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अब तक जितने बैंक खाते खोले गए हैं, उन सभी बैंक खातों को मिलाकर लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की सीमा पार हो गई है, जो उसमें रुपया इकट्ठा हो चुका है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नासा और इसरो द्वारा नासा-इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार उपग्रह, जिसको नासा-इसरो का कम सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट बोला जाता है। इसको कंबाइंड रूप से नासा कैयन, इसरो का आई और सिंथेटिक अपर्चर रडार का सार, जिसको निसार के रूप में माना जाता है। इसको अब तैयारी की जा रही है कि 2023 के अंदर क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। इसरो पहले ही नासा को निसार मिशन के लिए एस बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार पेलोड पहले डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है। और निसार के बारे में जानेंगे। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग अर्थात सेंट्रल पब्लिक वर्किंग डिपार्टमेंट ने क्या किया है, भारत में सार्वभौमिक अभिगम्यता के लिए सामंजस्यपूर्ण दिशा निर्देश और मानक जारी किए हैं। मतलब कि अभिगम्यता मतलब एक्सेसिबिलिटी, लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुँच सकें। इसके बारे में हम जानेंगे। भूग लोटी के बारे में बात करेंगे। भूग लोटी होती क्या, बेसिकली एक लता है, जो क्या करती है, कटहल के पेड़ की जड़ों के साथ मिलने पर केसरिया रंग बना बना देती है। तो भूग लोटी के बारे में जानेंगे। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अवशिष्ट टायरों के प्रबंधन हेतु, ऐसे टायर जो आप यूज़ करते हैं गाड़ी में, बाद में जो बच जाते हैं, उनके लिए एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी अर्थात विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व को लागू करने के लिए एक मसौदा की अधिसूचना जारी की है। ओडिशा राज्य मंत्रिमंडल द्वारा वहाँ के स्थापित मंदिर श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम 1954 में संशोधन की मंजूरी दी है। तो आज इतने सारे जो टॉपिक हैं, जिनको हम क्या करेंगे,
इनमें से हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो एनालिसिस शुरू करने से पहले अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। उनसे लाइक करिए, उनसे भी लाइक करवाइए और अगर यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचे और आप सबसे पहले मेरे वीडियो को देख पाएँ। क्योंकि वीडियो ना केवल आपको यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए सक्षम बनाते हैं, बल्कि जितने भी स्टेट के पीसीएस एग्ज़ाम हैं, उन सब के अलावा आपके एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एनटीपीसी, टीचिंग, एसआई, कांस्टेबल जितने भी एग्ज़ाम जहाँ पर करंट अफ़ेयर पूछा जाता है, उसमें ना केवल आपको गहनता से कवर करेंगे बल्कि आपकी समझ को भी विकसित करने में हेल्प करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का जितने भी जो टॉपिक उनका एनालिसिस। सबसे पहले देखते हैं सामान्य अध्ययन 2 जो सिलेबस है यूपीएससी का उससे लिंक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, कृष्णा नदी जल विवाद के बारे में। ये जो टॉपिक है ये सरकार की नीतियाँ और उनके हस्तक्षेप के द्वारा क्या-क्या इम्प्लीमेंटेशन जब होते हैं, कौन-कौन से मुद्दे उत्पन्न होते हैं, उससे संबंधित मुद्दा है। तो जो इन्होंने डी वाई चंद्रचूड़ हैं, इन्होंने खुद को अलग किया था, आप ध्यान रखिएगा कौन-कौन 2 जज इसमें शामिल थे। एक तो थे ए एस बोपन्ना और एक थे डी वाई चंद्रचूड़, तो इन दोनों ने अपने आप को अलग कर लिया है। तो अब देखें इनको अलग होने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि उनके न्यायाधीशों का ऐसा मानना है, बिना किसी भय या पक्षपात के वो न्याय की शपथ लेते हैं। तो इसलिए क्या है दोनों न्यायाधीश आगे कोई और ऐसा निर्णय ना दें जिससे उनकी निंदा हो, अपमान झेलना पड़े, आलोचना झेलनी पड़े। इसलिए उन्होंने खुद को कृष्णा नदी जल विवाद से मुक्त कर लिया है। अगर कृष्णा नदी की बात की जाए, ये महाराष्ट्र से उद्गम होती है ये महाबलेश्वर से। तो यहाँ पर आप देखिए जो रुल्ला डैम इसके अंदर है, नागार्जुन सागर इम्पोर्टेंट डैम ये वाला है। श्रीशैलम डैम है यहाँ पर, बाकी 2 डैम और हैं। तो आपको बता दें जो कर्नाटक जो कृष्णा नदी जो वाटर डिस्प्यूट इलाका है वो किस-किस जगह पे आता है? महाराष्ट्र के अंदर आता है, कर्नाटक के अंतर्गत आता है, आंध्र प्रदेश और अब जो तेलंगाना बन गया है, तेलंगाना 4 राज्यों के मध्य में ये मुद्दा बना रहता है। तो अब देखते हैं कि अदालत में विवाद क्या चल रहा है, तो कर्नाटक ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर 16 नवंबर 2011 को क्या किया था, एक आदेश को उन्होंने माँग की थी, इसके आदेश अदालत का ये कहना था केंद्र को दिसंबर 2010 में कृष्णा नदी जल विवाद प्राधिकरण जो सेकंड नंबर दोबारा बना था, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल था, जिसके अंतर्गत कर्नाटक, तत्कालीन आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र को कृष्णा नदी के पानी को आवंटन संबंधित आदेश देने थे। ये आदेश अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम जो 1956 की धारा 6(1) है, उसके तहत इसको गेज़ेटेड जो गज़ट है उसमें प्रकाशित करने से रोक दिया था। तो अधिग्रहण के आदेश का प्रकाशन इसके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक पूर्व शर्त है कि आप जो भी आदेश दो उसको क्या करें गज़ट में प्रकाशित हो, उसके बारे में इन्होंने बोला था। तो अभी तक वो चीज़ प्रकाशित क्यों नहीं हो पाई है? क्योंकि दिक्कत ये आई थी, 2014 में एक नया राज्य बना, वो राज्य था तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश का ये कहना है क्योंकि तेलंगाना अलग राज्य बना है तो पानी का बँटवारा आप 4 राज्यों में करिए। आंध्र प्रदेश का हिस्सा ना बाँटिए तेलंगाना का, तो बल्कि आप 4 राज्यों को पक्षकार लेते हुए उनको बँटवारा कीजिए, ठीक है? तो अब हम देखते हैं क्योंकि इसमें क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, उन्होंने क्या किया है, सुनवाई को लेकर मना कर दिया है कि वो इसमें शामिल नहीं होंगे। तो देखते हैं कि इनका सामान्य बेस क्या होता है। पहला बेस ये होता है कि एक लॉजिकल निष्पक्ष ऑब्जर्वर चीज़ हो सके। ऐसा ना हो कि कोई भी जो जज है, वो किसी पक्ष की तरफ उसको सहमति दिखाए, दूसरे पर द्वेषपूर्ण भावना रखे, एक ये होता है। दूसरा क्या हो कि जज के उसके व्यक्तिगत हित उसमें सम्मिलित ना हो, जैसे वो किसी राज्य उसी राज्य का सम्मिलित ना हो। या फिर न्यायाधीशों का बैकग्राउंड देखा जाता है, उनके अनुभव देखे जाते हैं कि उन्होंने वकील जब रहे तब कैसे कार्य किया था। साथ ही साथ पर मामले जो होते हैं उनके बारे में उनके फैक्ट की जानकारी कितनी है, व्यक्तिगत तौर पर उनका परिचय उसमें कितना है। या फिर क्या है, पक्षीय जब संवाद होगा वकीलों और गैर वकीलों के बीच में वो कितने निष्पक्ष रह पाएँगे। इसके अलावा न्यायाधीशों के जो निर्णय आएँगे, उन पर टिप्पणियाँ आचरण होंगे, उन पर कोई कदम ना उठाए जाएँ। इसलिए क्या किया है, उन्होंने खुद को अलग कर लिया है कि वो इससे क्या हो इन चीज़ों से बच सकें। बात करेंगे निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों के प्रतीक चिन्हों के बारे में, निर्णय के बारे में। ये टॉपिक आवर विभिन्न घटकों के बीच में शक्तियों का पृथक्करण है और उन शक्तियों के अलावा उनका निवारण तंत्र है। शक्तियों मतलब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इन 3 चीज़ों के बीच उसमें चीज़ें देखी गई हैं, तो इनको कौन-सा ये चुनाव चिन्ह दिया गया है। हॉकी स्टिक प्लस इसमें क्या है बॉल शामिल है। तो हम देखते हैं कि इसमें राजनीतिक दलों को जो प्रतीक चिन्ह आवंटन किए जाते हैं, वो किस हिसाब से किए जाते हैं। तो जो राजनीतिक दलों को जो प्रतीक चिन्ह दिए जाते हैं, वो किसके द्वारा दिए जाते हैं? वो निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, उनको प्रतीक चिन्ह प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अनुसार किसी भी राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह का आवंटन क्या-क्या प्रोसीजर अपनाए जाते हैं कि जब भी नामांकन पत्र दाखिल किया जाता है, उस समय राजनीतिक दल या फिर जो भी उम्मीदवार है, उसको निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रतीक चिन्हों की एक सूची दी जाती है। उन सूचियों में से उनको 3 प्रतीक चिन्ह दिए जाते हैं। और 3 उनको ऑप्शन मिलते हैं, उन 3 ऑप्शन में से क्या करता है, जो उम्मीदवार या राजनीतिक दल पहले आएँगे, उनको पहला चुनाव चिन्ह आवंटन कर दिया जाता है। इसके अलावा किसी भी मान्यता प्राप्त जो राजनीतिक दल है, अगर उसमें विभाजन हो जाता है, तो पार्टी को आवंटित प्रतीक चिन्ह या चुनाव किसको दिया जाएगा, इसका निर्णय कौन लिया लेता है? निर्वाचन आयोग। अगर कोई पार्टी टूटती है,
तो कौन-सा चुनाव चिन्ह किसको मिलेगा, इसका अंतिम निर्णय कौन लेता है? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग की ये सारी शक्तियाँ चुनाव चिन्ह, आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के अंतर्गत दिया जाता है। इसमें राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करने और प्रतीक चिन्ह आवंटित करने का अधिकार इसमें तहत है। इस आदेश के जो अनुच्छेद 15 है, वो ये कहता है कि निर्वाचन आयोग प्रतिद्वंदी समूहों या किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के गुटों द्वारा पार्टी के नाम तथा प्रतीक चिन्ह संबंधी मामलों में निर्णय ले सकता है और निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों के किसी विवाद अथवा विलय पर निर्णय लेने का एकमात्र अथॉरिटी है। आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं और इसकी जो मोहर थी वो सुप्रीम कोर्ट ने सादिक अली बनाम भारत निर्वाचन आयोग मामले में 1971 में इसकी वैधता को बरकरार रख दिया था, ठीक है? तो आपको बताएँ चुनाव चिन्हों के प्रकार कैसे होते हैं? तो चुनाव चिन्हों का प्रकार इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट अमेंडमेंट ऑर्डर 2017 के अनुसार 2 प्रकार के चुनाव चिन्ह होते हैं। एक तो होते हैं रिजर्व, एक होते हैं स्वतंत्र यानी फ्री। रिजर्व के अंतर्गत देश के अंदर 8 जो राष्ट्रीय दल हैं और इसके अलावा 64 जो राज्य दल हैं, उनके लिए चुनाव चिन्ह आरक्षित किए गए हैं। जैसे बीजेपी का कमल है, कांग्रेस का हाथ है। क्षेत्रीय दलों में जैसे सपा है, उसके लिए आपको साइकिल दे रखा है। बीएसपी राष्ट्रीय दल है, उसके लिए हाथी है, ठीक है? स्वतंत्र ऐसे होते हैं कि चुनाव चिन्ह के पास 200 ऐसे प्रतीक चिन्ह बने रहते हैं। जब क्या होता है, जब भी कोई चीज़ें उन्हें कोई भी क्षेत्रीय दल आते हैं या गैर मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दल आते हैं, उनको ये क्या करते हैं, आवंटित कर देते हैं। बात करेंगे विश्व व्यापार संगठन में चीन का विकासशील देश का दर्जा स्वयं घोषित करने के बारे में। ये महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ, उनके मंच, संरचना, आदेश कैसे होते हैं, उससे लिंक टॉपिक है। तो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री की चिंता व्यक्त इसलिए की गई है क्योंकि जीडीपी के मामले में भारत को पीछे छोड़ने के बाद बांग्लादेश को भी लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का भी चीज़ें उनको दर्जा उन्होंने अपने आप को रख रखा है। लेकिन अगर इनका देखें, क्योंकि अगर आपको जीडीपी के हिसाब से किया जाए तो अब भारत से आगे निकल गए हैं बांग्लादेश। तो आपको किसमें होना चाहिए? डेवलप्ड कंट्री में होना चाहिए। चाइना विकसित है, तो अपने आप को कहाँ रख रहा है? डेवलप्ड में रख रहा है। जो सॉरी उसको डेवलप्ड में रखना चाहिए, तो डेवलपिंग में रख रहा है। उसकी दिक्कत क्या आती है कि अभी तक विकसित, विकासशील या फिर कम विकासशील या अल्पविकसित देश अपने आप को क्यों इसमें रख रहे हैं? क्योंकि कैसे रख लेते हैं? क्योंकि अभी तक इसको ऑब्ज़र्व करने वाली संस्था है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइज़ेशन अर्थात विश्व व्यापार संगठन। उसने कोई परिभाषा नहीं गढ़ी है। अगर परिभाषा हो तो आप उसमें आ जाएँगे, लेकिन परिभाषा गढ़ी नहीं है, इसलिए दिक्कत आ रही है। इससे क्या होता है, जो इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं, वो विकसित, विकासशील या अल्पविकसित देशों को स्वयं घोषणा करते हैं और अपने मनचाहा चीज़ें रख लेते हैं। तो आप बोलेंगे लोग अमीर हैं, तो अमीर क्यों नहीं दिखना चाहते हैं? उसका रीज़न आप आगे समझ जाएँगे, क्योंकि विकासशील देशों के लिए उपलब्ध जो प्रावधान है, उनका उपयोग करने के लिए सदस्य देश क्या कर सकते हैं, उनकी घोषणा को चुनौती ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते हैं, उसमें दर्ज नहीं कर सकते हैं। तो शी जिनपिंग ने क्या किया, खुद को विकासशील दिखाया है, क्योंकि वो विकसित कंट्री में आ रहे हैं। तो इससे होता क्या है, क्योंकि जब आप अपने आप को विकासशील दिखाएँगे या तो इनके साथ स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसको हिंदी में विशेष और विभेदकार व्यवहार बोला जाता है। इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई भी लक्ष्य दिए जाते हैं कि आपको 10 साल के अंदर कंप्लीट करने हैं कि ग्रीन हाउस गैसों के लेकर पर्यावरण, जो डेवलपिंग कंट्री हैं, उनको ये लक्ष्य फिर 15 या 20 साल तक बढ़ा दिए जाते हैं और आपको जो एमिशन होता है, उसको भी क्या किया जाता है, थोड़ा अनदेखा कर दिया जाता है। इसलिए क्या करते हैं, इनके आड़ में जो विकसित देश हैं, अपने आप को विकासशील दिखा के क्या कर लेते हैं, अपने मनचाहा तरीके से तरक्की करते हैं और जो विकसित हो चुके हैं, लेकिन फ़ायदा लेने के लिए खुद को कहाँ रखे हुए हैं, विकासशील के अंतर्गत रखे हैं। जिससे क्या होता है, जैसे अभी रक्षा के क्षेत्र में, विवादों के समाधान के क्षेत्र में और तकनीकी मानकों के क्षेत्र में, क्षमता निर्माण में क्या करते हैं, विकसित देशों को हेल्प कर देते हैं। वो हेल्प में भी उन्हें मदद मिलती है। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, वो अपने आप इसी में रखे रहते हैं। तो अगर इनके मानदंडों की बात की जाए, तो विश्व व्यापार संगठन प्रणाली के तहत आमतौर पर देशों को विकसित, विकासशील और अल्पविकसित देशों में नामित किया जाता है कि आप डेवलप्ड हो या डेवलपिंग हो या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़, ठीक है? तो इसमें क्या है, विश्व व्यापार संगठन में विकसित और विकासशील देशों के बीच में जो विकास है, उसको असमान स्तर ऐसा माना जाता है कि उनका विकास अलग-अलग है, इसलिए उनको रखा जाता है। फिर इनको जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड गेट है, उसमें क्या मिलता है, प्रशुल्क और व्यापार में कुछ इनको क्या सहायता मिल जाती है विकासशील देशों को। इसके अनुसार कई बार होता है, इनको लाभ के अंतर्गत भी क्या होता है, कुछ प्रावधान छूट दे दी जाते हैं, वही मैंने आपको बता दिया। स्पेशल एंड डिफरेंशियल आपको जो ट्रीटमेंट भी मिल जाता है, जिससे क्या होता है, कहीं न कहीं आपको आप तकनीकी सहायता आसानी से मिल जाती है जो विकसित देश हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है कि विकासशील देश फ़ायदे में रहते हैं और बाकी में अगर विकासशील हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप विकसित होकर भी खुद को विकासशील की श्रेणी में रखते हैं, तो कहीं न कहीं क्या होता है, उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। इसलिए विकसित देशों का ये मानना है, जिसमें विकसित खासकर अमेरिका का ये मानना है कि विश्व व्यापार संगठन को विकासशील देशों को दिए जा रहे लाभों को अब समाप्त कर देना चाहिए। कि वो ऐसा कुछ है नहीं, वो मनचाहा फ़ायदा ले रहे हैं। वर्तमान देशों में बात की जाए तो डब्ल्यूटीओ के लगभग 2 तिहाई सदस्य
जो देश हैं लगभग वो क्या करते हैं खुद को विकासशील देश में घोषित किए हुए हैं और उनको अपने स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट के जो लाभ हैं उनको लगातार लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह क्या हो रहा है, असमान जो कॉम्पिटिशन है वो बनी हुई है। बात करेंगे सामान्य लेन-देन ऑफ 3 सीलिंग टॉपिक के बारे में, बात करेंगे निसार के बारे में जिसको इसके द्वारा नासा और इसरो के द्वारा क्या किया जा रहा है, इसको तैयार किया जा रहा है, ठीक है? तो अब इसके बारे में अगर बात करें तो टॉपिक आपका सूचना प्रौद्योगिकी अर्थात जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जो अंतरिक्ष कंप्यूटर से संबंधित मुद्दे हैं, उससे लिंक ये टॉपिक है। अगर हम इसके बारे में देखें निसार के बारे में, निसार है क्या? अगर आप बेसिकली उसको अगर देखते हैं किस तरीके से इन्होंने बनाया है इसको, इन्होंने क्या किया है, अपने जो सैटेलाइट भेजा है उसके ऊपर रडार, एंटीना, रिफ्लेक्टर लगाया गया है इस टाइप का। उसके ऊपर जो रिफ्लेक्टर को साधने के लिए रडार एंटीना बूम लगाया गया है। आई-3 के स्पेसक्राफ्ट बस यहाँ पे स्थापित किया गया है। सोलर एरिया जो पंख हैं वो लगाए गए हैं। रडार इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे लगाया गया है जिसको इसमें स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें इसमें सबमिट की गई हैं। तो निसार के बारे में अगर हम बात करते हैं तो निसार क्या है बेसिकली एक जो सैटेलाइट है जो क्या करेगा, वैश्विक पर्यावरण में जो भी चेंजमेंट आएँगे उनकी स्टडी करेगा, उनके अनुकूलन काम करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर ढंग से कैसे मैनेजमेंट हो सके, उसके बारे में बताने में ये क्या करेगा कहीं न कहीं हेल्प करेगा। इसके अलावा क्या करेगा कि जलवायु जो क्लाइमेट चेंज की जो स्पीड क्या है, किस हिसाब से चीज़ हो रही है, इसको क्या करेगा, इसको सही ढंग से समझाने के लिए वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध कराएगा। साथ ही साथ ये क्या करेगा ये सैटेलाइट 3 वर्षीय मिशन के दौरान प्रत्येक 12 दिनों में क्या करेगा, पूरे ग्लोब की स्कैनिंग करता रहेगा, बारीकी से उनकी जाँच करेगा और पृथ्वी पर भूमि, लैंड कैसी है, बर्फ़ की चादर कहाँ-कहाँ कैसी है, समुद्र में अंदर बर्फ़ है तो उनका क्या करेगा, अलग टाइप के क्या करेगा चित्र उपलब्ध कराएगा आपको। साथ ही साथ क्या करेगा ये सैटेलाइट टेनिस कोर्ट में आधे आकार के किसी भी क्षेत्र की ग्रह की सतह से 4 इंच की ऊँचाई पर कोई भी गतिविधि क्या हो रही है उसके 4 इंच ऊपर उस कोर्ट के ऊपर, उसका पता लगाने में सक्षम है। इसमें हाई रेट कम्युनिकेशन सब सिस्टम, जीपीएस रिसीवर और एक पेलोड डेटा सब सिस्टम लगाए गए हैं। साथ ही साथ इसमें स्पेसक्राफ्ट बस के अंतर्गत एस बैंड रडार, प्रक्षेपण यान और प्रक्षेपण संबंधी सेवाएँ भी इसमें क्या की जाएँगी, प्रदान की जाएँगी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसमें आप जो इम्पोर्टेंट सुन रहे हैं कि सिंथेटिक अपर्चर रडार इसमें लगाया गया है। इसकी उन्होंने इस नासा ने इनको उपलब्ध भी करा दिया है। तो आप देखिए जब ये जो लैंड का कोई टुकड़ा है, तो आप जो चित्र देख रहे हैं तो आप देखिए कितना हाई रेज़ोल्यूशन वाला उच्च क्वालिटी की इमेज आपको लैंड के ऊपर मिल जाएगी। वहाँ पहाड़ी कैसी है, उसमें क्रेटर है कि नहीं है, ग्रीनरी कैसी है या मिट्टी कैसी है। तो इसके बारे में बात की जाए तो ये क्या करती है, हाई रेज़ोल्यूशन इमेज खींचने के लिए तकनीक है ये सिंथेटिक अपर्चर रडार। इससे क्या होगा, आपको सटीकता हाई क्वालिटी की मिलेगी। साथ ही साथ ये बादलों और अंधेरे में भी क्या कर सकती है, भेद कर सकती है कि क्या ये बादल है या फिर अंधेरा है या फिर किसी इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी मौसम में 24 घंटे सातों दिन क्या करेगा, ये आँकड़े उपलब्ध कराने में सक्षम है। बात करते हैं यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी इन इंडिया के बारे में। तो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने क्या किया, भारत में सार्वभौमिक अभिगम्यता के लिए एक सामंजस्यपूर्ण डायरेक्शन, दिशा निर्देश और स्टैंडर्ड जारी कर दिए हैं। इसके अंतर्गत क्या किया गया है, जो भी आप नई योजनाएँ डिज़ाइन करते हैं, उनका क्या इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, उसमें कई पहलू अब और शामिल कर दिए गए हैं। इसमें क्या होगा, आपको चीज़ों को सुगम और गतिशील बनाने के लिए जो रैंप बनाई जाती हैं आपको पता है जिस बिल्डिंग में, उनको महत्वपूर्ण रूप से टारगेट किया गया है और उनके रैंप बनाने के लिए भी क्या किए गए हैं, कुछ आपको दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत विकलांग जो व्यक्ति हैं, पीडब्ल्यूडी जो लोग हैं, उनके साथ-साथ सरकारी भवनों के निर्माण से लेकर उनकी मास्टर प्लानिंग कैसी हो शहरों के अंदर, इन सभी प्रोजेक्ट के लिए क्या किया गया है, कुछ स्पेशल दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे कि लोगों को कोई दिक्कत ना हो, कोई भी कंस्ट्रक्शन गलत तरीके से ना बन पाए। भारत में यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी इन इंडिया के तहत अन्य जो यूजर समूहों के प्रतीकों में विकलांग व्यक्तियों, परिवार के लिए अनुकूल सुविधाओं और ट्रांसजेंडर के लिए जो एक्सेसिबिलिटी है, उसमें प्रतीकों को शामिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया है कि वहाँ पर आप इंडिकेटर साफ-साफ बनाइए, जिससे क्या हो लोगों को कोई दिक्कत ना हो। बात करते हैं बुंगल लोटी के बारे में, तो बुंगल लोटी क्या है, एक लता है, लता मतलब जो आपने देखा हो पेड़ों पे चढ़ जाते हैं जैसे लता वाले जो पौधे होते हैं, जिससे क्या होता है इस लता को अगर आप कटहल के पेड़ की जड़ के साथ मिलाते हैं, तो आपको क्या होता है, केसरिया रंग प्राप्त होता है और इस रंग का उपयोग असम में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किया जाता है, इसलिए चर्चा में है बुंगल लोटी। इसे पूर्वी असम के चराई जिले के एक बौद्ध गांव द्वारा संरक्षित करने के साथ-साथ इनके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए चाला संरक्षित वन को गोद ले लिया गया है। इसलिए ध्यान रखिएगा, चाला संरक्षित वन के अंतर्गत पाई जाती है बुंगल लोटी और इसको क्या किया गया है, बौद्ध भिक्षुओं द्वारा संरक्षण को इसका बचावा करने के लिए क्या किया गया, इसको गोद लिया गया है, इसलिए बुंगल लोटी चर्चा में है। बात करते हैं विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व अर्थात एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। मतलब बेसिकली क्या है, अब जो टायर निकलते हैं, उनका रिसाइकिल हो सके और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल लोग रहें, इसको बात की गई है।
तो इसके एक्सपेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए क्या किया गया है, अब इसके अंतर्गत जो कंज्यूमर हैं, उनके द्वारा उपयोग किए जाने के बाद टायरों के जो निर्माता हैं, आप उनको अपना टायर वापस करिए या कहाँ जहाँ से आपने आयात किया वहाँ उनको वापस करिए। वो क्या करेंगे इन टायरों को निपटान करने में, उनको सँभालने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि भारत में अगर देखा जाए जो टायर प्राकृतिक रबर से बनते हैं, तो भारत के अंतर्गत प्राकृतिक रबर का विश्व में तीसरा स्थान, सबसे बड़ा हम उत्पादक हैं और चौथे सबसे बड़े उपभोक्ता हैं। यानी रबर के सबसे बड़ा उत्पादन में नंबर 1 ब्राज़ील है, तो हम किस नंबर पे आते हैं? प्रोडक्शन में आते हैं हम तीसरे नंबर पे और कंज़्यूम करने के लिए हम आते हैं चौथे नंबर पे, हम कंज़्यूम भी करते हैं। यहाँ पर हम इसमें ऑटोमोबाइल प्राकृतिक रबर में सबसे बड़ा उपभोक्ता है कि हम ऑटोमोबाइल में ज़्यादा रबर को लगाते हैं। ऑटोमोबाइल में आपको पता होना चाहिए लगातार वृद्धि हो रही है, इसलिए प्राकृतिक रबर की खपत बढ़ना तय है। अगर हमने इसको रिसाइकिल नहीं किया तो कहीं न कहीं दिक्कतें आएँगी। एक अगर हम बताएँ 2017 में चिंतन नामक एक पर्यावरणीय रिसर्च एंड कार्य समूह ने क्या किया था, एक अपनी रिपोर्ट दी थी जिसमें उनका ये कहना था कि 2035 तक सड़कों पर लगभग 1 करोड़ कार्स जो निजी कारें होंगी, इसके अलावा लगभग 23 करोड़ दोपहिया वाहन दौड़ेंगे और इतने बड़े स्तर के लिए हमें रबर तो चाहिए होगी। साथ ही साथ ये प्रदूषण भी फैलाएँगे, उसको भी चिंता का विषय हुआ है। तो इस चीज़ को अब चर्चा में करते हैं। तो आपको बताते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी बेसिकली क्या है, कि आप जो उत्पाद उपयोग हो चुके हैं, आप उनको वापस लीजिए और उनको निपटान करने की ज़िम्मेदारी लीजिए। इससे क्या होगा कहीं न कहीं रिसाइक्लिंग या सर्कुलर इकोनॉमी को क्या करेगा, बढ़ावा देगा इससे। भारत में पहली बार प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियम 2011 और ई-अपशिष्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियम 2011 के तहत एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी की शुरुआत की गई है। किसके क्षेत्र में? प्लास्टिक और दूसरा बात इसमें बताई गई है, इलेक्ट्रॉनिक जो कचरा है उनको लगातार रिसाइकिल रिस्पांसिबिलिटी के लिए डाला जा रहा है। अब इसको रबड़ को भी डालने की कोशिश की जा रही है। बात करेंगे जगन्नाथ मंदिर के बारे में, आपको पता होना चाहिए। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे है? उड़ीसा के पुरी स्थान पर है। अब इसमें क्या है, श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम में संशोधन की मंजूरी दी गई है। इससे क्या होगा, जगन्नाथ मंदिर के स्वामित्व वाली भूमि से संबंधित मुद्दों को अब क्या होगा, सरल बनाया जा सकेगा और ये सरल बनाने का ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है उड़ीसा सरकार के द्वारा। इस संशोधन में मंदिर जो एडमिनिस्ट्रेशन है और उसके संबंधित अधिकारी हैं, उनको अब राज्य सरकार की मंजूरी के बिना मंदिर की ज़मीन को बेचने या पट्टे पर देने की शक्ति क्या होगी, उन्हें मिल जाएगी, तो वो मालिक बन जाएँगे। तो अगर चर्चा में तो बात करते हैं जगन्नाथ मंदिर के बारे में, तो ऐसा माना जाता है जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी से पूर्वी गंगा राजवंश के राजा अनंत वर्मन चोडगंग द्वारा किया गया था। तो किसने किया था? अनंत वर्मन चोडगंग देव द्वारा किया गया था। जगन्नाथपुरी मंदिर का निर्माण, इस मंदिर को यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है, जहाँ पर हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति के कारण पुरी में मृत्यु के देवता यम की शक्ति को क्या हुआ था, समाप्त कर दिया गया था यहाँ पर। यम की शक्ति यहाँ पर समाप्त हुई जगन्नाथ के द्वारा। यह मंदिर 4 धाम जो हैं हिंदुओं के, बद्रीनाथ, अ, द्वारका जो आपके गुजरात में है, पुरी उड़ीसा और रामेश्वर जो आप तमिलनाडु में है, तो उसमें 4 में एक इम्पोर्टेंट ये भाग है। हर हिंदू चाहता है कि अपने जीवन काल में लगभग एक बार यात्रा यहाँ पर ज़रूर करे। अगर इसके हम वास्तुशिल्प की बात की जाए तो इस मंदिर को स्वेत शिवालय या व्हाइट पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ये 4 धाम तीर्थों का एक भाग है। इस मंदिर के 4 द्वार हैं, जिसमें पूर्वी सिंह द्वार जो कि मुख्य द्वार है, इस पर झुके हुए सिंह बने हुए हैं। दक्षिणी द्वार को अश्व द्वार, जहाँ पश्चिमी द्वार को व्याघ्र द्वार और उत्तरी द्वार को हस्ती द्वार के नाम से जाना जाता है। मंदिर के शीर्ष पर जो नीला चक्र बना हुआ है, जो आप देख रहे हैं, इस पर सूर्य स्तंभ स्थित है। सॉरी, यहाँ पर नीला पहिया 8 धातुओं या अष्टधातुओं से निर्मित है। प्रवेश द्वार पर जाएँगे तो आपको यहाँ पर अरुण स्तंभ, आपको बता दें अरुण किसका है? सूर्य का पर्यायवाची होता है, जिसको सूर्य स्तंभ स्थित है। यह स्तंभ मूल रूप से कोणार्क के सूर्य मंदिर पर स्थित था। वहाँ से इसको क्या किया है, इसको कॉपी की गई है और कुछ भव्यता इसकी जो आप देख रहे हैं, इस तरीके का ये दिखाई पड़ता है आपका मंदिर। इसको किया गया है, अब यहाँ पर जो इनके मालिक हैं, उनको यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को दिया गया है, राज्य सरकार को लेकर, इसलिए ये चर्चा में बने हुए हैं। इसके साथ जितना करंट अफेयर का उनका एनालिसिस कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया होगा। मिलेंगे नए टॉपिक में, नए सेशन के साथ, तब तक आप जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आचार्य के साथ। अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई को करते रहिए। थैंक यू।